तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 139 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डेसिक प्राइम मिनिस्टर को अपनी कार में लेके जा रहा होता है, लेकिन उसकी कार के बगल में आ जाता है गोल्डन डोर का एक बंदा जो कि डेसिक के ऊपर गन तान देता है और बस गोली चलाने ही वाला होता है। लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि इसके बगल में ही हांशु की कार भी चल रही है और हांशु इसको रुकने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन गोल्डन डोर के बंदे का हांशु के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। इसलिए हांशु दोबारा से एक अजीब सी स्माइल के साथ इस गोल्डन डोर के बंदे को कहता है, क्या तूने वो सुना नहीं हरामजादे, मैंने कहा रुक जा। और ये कहते हुए हांशु अपनी वैन इस बंदे की कार में ठोक देता है, जिस वजह से इस बंदे की कार काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है और इसको कार को रोकना पड़ता है। और हांशु अब भी बोल रहा होता है, लगता है मैंने तुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बोला था, इसलिए तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी। और वहीं जो एक और गोल्डन डोर के बंदे की कार पीछे से आ रही होती है वो चिल्ला के बोल रहा होता है, डायरेक्टर क्या आप ठीक हो, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? लेकिन डायरेक्टर यानी कि गोल्डन डोर का बंदा अपनी कार से बाहर आते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, जल्दी से चेयरमैन को कांटेक्ट करो, जितना जल्दी हो सके हमें चेयरमैन के टच में आना होगा। इसके बाद ये बंदा हांशु को देख के कहता है, लेजेंडरी हांशु शियोंग, तुम अचानक से हमारे बीच में आ गए, लेकिन मुझे लगता है हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इसके साथ जो दूसरा गोल्डन डोर का बंदा होता है कहता है, हांशु शियोंग, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं तुम्हें इस जगह पे देखूंगा, मुझे लगता है इस मामले को शांति से हैंडल करना अब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ये दोनों गोल्डन डोर के एग्जीक्यूटिव भागते हुए जाते हैं हांशु की तरफ उसको मारने के लिए। अभी इनमें से एक बंदा हांशु के ऊपर चाकू से बहुत ही तेजी से हमला करता है और कहता है, हमें जितना हो सके इस मामले को शांति से निपटाना होगा, क्योंकि हमारी यह क्रांति एक ऐसी क्रांति है। बट हांशु इसके चाकू से बच जाता है और इसके सर पे एक लात मार के उसको दूर उड़ा देता है और भागता हुआ आता है दूसरे वाले बंदे के पास उसके एक लात मारने के लिए और कहता है, इससे तेरा क्या मतलब है हरामजादे कि तुझे ये सब कुछ शांति से करना होगा? मेरी बीवी मेरे लिए सूप बना रही है, इससे पहले वो सूप टेबल में आए मुझे घर जाना होगा। हरामखोरो, तुम्हें पता भी है एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी कैसी होती है? और ये कहते हुए हांशु इस बंदे की भी एक लात मारता है। हालांकि ये बंदा अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीछे की तरफ जाता है और हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, जैसे ही लेजेंड हांशु शियोंग ने मेरे वो किक मारी तो मुझे एहसास हो गया कि हम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और इसी के साथ हांशु इस बंदे के एक और खतरनाक सी किक मार देता है और इस किक को भी ये बंदा अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं हुआ होता क्योंकि इस बंदे की हाथ की हड्डी चटक चुकी होती है और अभी इसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। और हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है एक ब्लू ड्रैगन जो कि सिंबल होता है हांशु शियोंग का। और गोल्डन डोर के बंदे को ऐसा ही एहसास हो रहा होता है जैसे वो एक ब्लू ड्रैगन से घिर चुका है और इसीलिए अपने मन में बोल रहा होता है, मैं चाहे जो भी कर लूं इसका कोई भी मतलब नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं इस इंसान के सामने मैं खुद को बचा नहीं सकता, मेरी सारी कोशिशें बेकार हैं। और इतने में ही हांशु उछल के लात मारता है इस बंदे की छाती में, जिससे ये बंदा अपने मुंह से खून थूक देता है और इसको एहसास होता है ब्लू ड्रैगन की पावर का। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि हांशु शियोंग एक ऐसा लेजेंड है जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट यूजर है और जिस बंदे के हांशु ने लात मारी होती है वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। अभी हांशु ने यहाँ पे दोनों गोल्डन डोर के बंदों को निपटा दिया होता है, बट इतने में ही हांशु देखता है कि उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता हुआ जा रहा है और इसी के साथ साथ हमें गोल्डन डोर के बंदों की आवाजें सुनाई देती हैं जो वॉकी टॉकी में आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारी चेजिंग स्क्वाड डाउन हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की क्या सिचुएशन है? मैं अभी उनकी कार के ऊपर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन जैसे ही वो लोग सामने वाली टनल के अंदर घुस जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए उनको देखना आसान होगा। जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो, घुमा के मत बोलो। जी सर, मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में ये तो होना ही था। प्रेसिडेंट अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए? अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, हमें अपने और बंदों को बुलाना होगा। लेकिन अभी जो वुचुल होता है आराम से अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है और इसके बाद गोल्डन डोर के एक बंदे को कहता है, हे टीम लीडर पार्क, मैं तुम्हें हमेशा कहता रहता था, है ना? मैं तुम्हें कहता था कि अगर कोरिया में तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें अपनी कार में ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी इस बात के ऊपर यकीन करा तो तुम एक बेवकूफ हो, क्योंकि अगर तुम किसी को हॉर्न भी मारोगे पीछे से तो कोई अपनी कार आगे से हटा लेगा, इसलिए ब्रेक मारने की जरूरत तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। साउथ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारे पास अगर बहुत सारा पैसा है और तुम्हारी बहुत ज्यादा पहचान है तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वक्त भी सेम वही केस है, इसलिए तुम लोगों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है और जाके अपना काम करो। और इसी के साथ हम देखते हैं दो बाइक वाले बंदों को जो कि डेसिक की कार का पीछा कर रहे होते हैं और चेयरमैन को कहते हैं, ठीक है कमांडर, जैसा आप कहो, ये सब कुछ होगा हमारी शान के लिए, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना, इसलिए सबसे पहले हमें कार को रोकना होगा। और अभी एक बाइक वाला डेसिक की कार के बिल्कुल बगल में आ जाता है और उसके टायर में गोली मार के डेसिक की कार को डिसबैलेंस कर देता है। डेसिक का कंट्रोल अभी कार से पूरी तरह से छूट चुका होता है और कार सीधे जाके टकरा
आती है टनल के साइड में। कार के फ्रंट साइड से अभी धुआं निकल रहा होता है और वो रुक चुकी होती है और बाइक वाला बंदा कार के पास आके उसका शीशा तोड़ देता है और सीधा गन तान देता है डेसिक के ऊपर और कहता है हमारी करंट लोकेशन एक टनल है और जो लोग भाग रहे थे उन्हें हमने पकड़ लिया है। दूसरा बंदा कॉल पे कहता है वहाँ की सिचुएशन क्या है। बाइक वाला बंदा कहता है हमें ये काम करते हुए किसी ने नहीं देखा और ये सब कुछ हुआ है व्हीकल कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से। और वुचुल नैम बाइक वाले बंदे को बोल रहा होता है ठीक है मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे बस प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और बाइक वाला बंदा जैसे ये बात सुनता है वो डेसिक के ऊपर गोली चला देता है और ऐसा नहीं है कि डेसिक उस गोली से बच गया होगा, डेसिक के वो गोली सीधा जाके लगती है। ये बंदा डेसिक के 2-3 गोलियां मारते हुए कहता है ठीक है सर, जब मैं इसे जान से मार दूंगा तो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। इतने में ही वुचुल नैम कहता है नहीं उसे जान से मत मारना क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं किसी ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ। तू बस उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दे और मरने वाली हालत कर दे पर उसे मारियो मत जान से। बाइक वाला बंदा कहता है ठीक है चेयरमैन जैसा आप कहो। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे कब्जे में। बट इतने में ही एक कार आती है और इस बाइक वाले बंदे को ठोक देती है और बाइक वाला बंदा काफी ज्यादा उड़ता हुआ दूर जाता है और जिस कार ने उसको ठोका होता है उसके अंदर से निकलता है ग्राउंड हॉग और कहता है तुम गद्दारों ये करना बंद करो, तुम अब नेशनल सिक्योरिटी के कानूनों को तोड़ रहे हो। लेकिन जो दूसरा बाइक वाला होता है वो अब भी यहीं पे होता है और ग्राउंड पपी उसको कहता है हरामजादे अपनी जगह से हिलियो मत। इसी के साथ साथ ग्राउंड पपी अपने साइड में देखता है डेसिक को जिसके गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और ये देखने के बाद ग्राउंड पपी अपने सामने वाले बंदे को कहता है तुम गद्दार हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम्हें ऐसी भी किस चीज की जरूरत है जो तुम इतने पागल हुए जा रहे हो? आखिर तुम्हारा मकसद पैसा नहीं है तो तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पता भी है इस देश के लिए कितने लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कितनी मेहनत से निभाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना किसी की नजर में आए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के नाम कर देते हैं और मरते दम तक अपने देश की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि तुम जैसे लोगों के लिए भी वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट इतने में ही ग्राउंड हॉग के बगल में एक कार आके रुकती है और उसके अंदर से निकलता है वुचुल नैम और ग्राउंड पपी को कहता है देखो वैसे ग्राउंड पपी का नाम ग्राउंड हॉग है लेकिन यहाँ पे इसको ग्राउंड पपी बोला गया है। तो खैर वुचुल नैम ग्राउंड पपी को कहता है अच्छा तो तू एक देशभक्त है हाँ, लेकिन तेरी बदकिस्मती है कि मुझे तेरे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वुचुल ग्राउंड हॉग का मुंह पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। ग्राउंड हॉग यानी कि ग्राउंड पपी खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो वुचुल की एक हाथ की पकड़ से छूटने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता और वुचुल एक स्माइल के साथ ग्राउंड पपी को कहता है तुझ जैसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। तू एक ऐसा गधा है जिसे अपने देश और उसकी सुरक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं पता और ऐसे लोग समाज में एक कैंसर की तरह होते हैं। और जब मैं तुझ जैसे लोगों से बात करता हूँ तो मेरा रोने का मन करता है क्योंकि जब हम जैसे फौजी अपने देश के लिए लड़ते हैं तो क्या हमें उसका सही सम्मान मिलता है? क्या एक फौजी को वो मिलता है जो वो डिजर्व करता है? क्या तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तेरी सर्विस में कि तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया? ये देश बस अपने लोगों पे देशभक्ति थोपता है और मेरी इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और तुझे अगर ये बात पसंद नहीं तो तू ऐसी एक्टिंग कर सकता है जैसे तुझे कुछ भी नहीं पता। ग्राउंड पर भी बोल रहा होता है हरामजादे। लेकिन इतने में ही वुचुल एक चाकू निकालता है और ग्राउंड पपी की छाती में घोंप देता है और इसी के साथ साथ वुचुल कहता है चिंता मत कर, जो देश मैं बना रहा हूँ वहाँ पे तेरे जैसे लोग दोबारा नहीं आएंगे। मेरी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है लेकिन ये सब कुछ एक नई शुरुआत के लिए है। और इसी के साथ साथ ग्राउंड पपी जमीन में गिरता है अपने घुटनों के बल और ग्राउंड हॉग के जो चाकू पड़ा होता है उससे ग्राउंड हॉग की जान बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। ग्राउंड हॉग को निपटाने के बाद वुचुल हल्का सा पीछे की तरफ देखता है और कहता है वैसे जो बात मैंने इस गधे से कही है वो मैं तुझे भी कहना चाहूंगा, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदे। और हम देखते हैं अभी मैनेजर किम की कार भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है और मैनेजर किम कार से बाहर आके देखते हैं कि ग्राउंड हॉग जमीन में मरा पड़ा है और वुचुल मैनेजर किम को बोल रहा होता है अफसोस मुझे इस बंदे को जान से मारना पड़ा लेकिन तुझे बता दूं मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद मैनेजर किम वुचुल को कहते हैं तुझे पता है जिसको तूने अभी अभी जान से मारा है वो मुझे भी इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं था लेकिन ये एक ऐसा इंसान था जिसे अपने देश की सच में परवाह थी। ये उन बहुत ही कम लोगों में से था जो अपने देश के लिए। खैर जाने दे, मैं तुझे ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। मैं बस तुझसे ये कहना चाहता हूँ आगे जो कुछ होगा उसमें मेरी भी इन्वॉल्वमेंट होगी और मेरी भी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइयो। तो गाइस फाइनली कोड नंबर 66 और कोड नंबर 1 एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस बंदे के साथ मैनेजर किम की फाइट वो फाइट होगी जो कि मैनेजर किम की अब तक की लाइफ की शायद सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट हो सकती है क्योंकि सामने वाला बंदा कोड नंबर 1 है। इसका मतलब वो कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।